नमस्कार दोस्तों, हेलो लिसनर्स। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में आपका बहुत स्वागत है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार की जो थीम है मातृभाषा दिवस की वो है कि जो हमारी शिक्षा है उसमें कितनी बहुभाषिकता होनी चाहिए और शिक्षा को बदलने में मातृभाषा क्या रोल अदा कर सकती है, और दोनों का सामंजस्य अगर हम बैठाते हैं तो एक स्थायी समाज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये यूनेस्को ने इस बार की थीम दी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं इस समय। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कार्की, जिनकी दर्जन भर से अधिक किताबें इस वक्त प्रकाशित हो चुकी हैं। लोक भाषाओं पर, लोक भाषा के अध्येता हैं और शिक्षण को लेकर काफ़ी प्रैक्टिस की है फील्ड में। तो एक शिक्षण का अनुभव भी है और लोक भाषा के विद्वान भी हैं। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनीता जी। कुमार मंगलम जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप दोनों ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मंगलम जी हिंदी के कवि हैं, आलोचक हैं, बाकी लोक भाषा के मर्मज्ञ भी हैं। तो मंगलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। तो अनिल जी, कैसे देखते हैं आप शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा की बात कही गई है। अगर NCF 2005 की बात करें जिसमें पहली बार भाषा के बारे में कहा गया, वहां से मैं चाहती हूँ कि एक विस्तार से आप रोशनी डालें। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत इस कविता से करना चाहूंगा। हमारे एक आदिवासी कवि मित्र है जसिंता किरकिट्टा, उनकी एक कविता है मातृभाषा की मौत। माँ के मुंह में ही मातृभाषा को कैद कर दिया गया और बच्चे उसकी रिहाई की मांग करते करते बड़े हो गए। मातृभाषाएं खुद नहीं मरी थी, उसे मारा गया था और माँ कहाँ यह जान सकी। रोटियों के सपने दिखाने वाली संभावनाओं के आगे अपने ही बच्चों के लिए उसने भींच लिए थे दांत और उन निवालों के नीचे दब गई थी मातृभाषा। माँ को लगता है आज भी एक दुर्घटना थी मातृभाषा की मौत। माँ को लगता है आज भी एक दुर्घटना थी। इस कविता में जो खास बात है, जो रही सही परिधि की अस्मिताएं हैं या आदिवासी है या फिर जिनके पास अपनी एक भाषा है, उन लोगों को दो तरह से देखने की कोशिश इस कविता में है। एक तो जसिंता अपने स्थानीयता को देखती है और दूसरा इसमें यह है कि भाषा को रोजगार के साथ किस तरह से जोड़ा गया और फिर उसमें लोक भाषाओं को रोजगार की भाषाओं ने या एक तरह से जो नौकरी पेशों की भाषा थी उसने किस तरह अलगाया और किस तरह से जो परिधि की भाषाएं थी वो मेन स्ट्रीम की भाषाओं से पिछड़ गई। हम यहीं से शुरू करेंगे इस भाषा को। दरअसल भारत की जो भाषिक विविधता है वह कई मायनों में एक बड़ी जटिल चुनौती है और कई प्रकार के अवसर भी देती है हम लोगों को। और भारत इस मामले में अनूठा ही नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार की भाषाएं यहाँ बोली जाती रही है। उन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों की भाषाएं हैं। शायद मेरे ख्याल से 5 भाषा परिवार की भाषाएं हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा संरचना के स्तर में भी इतनी भिन्न है कि कई बार जो वर्गीकृत भाषाएं हमारी, जैसे कि इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती, बर्मन और अंडमानी, इनके अलावा भी सांकेतिक और इस अलग अलग भिन्न भिन्न तरह से अलग अलग परिदृश्य हमारी भाषा बनाती है। और ये एक तरह से भारत जैसी जो एक जिसको एक नेशन हम कहते हैं उसकी जो विशेष खासियत है वो ये है कि वो एक विविधताओं भरा देश है, बहुसंस्कृति का देश है। बहुसंस्कृति और बहुभाषा की जब तक बात नहीं होगी तब तक हम भारत जैसे देश को एक तरह से भारत जैसे देश की व्याख्या भी नहीं कर सकते। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरह से मतलब पुराने समय की जो धारणाएं थी, खासकर लोक भाषाओं को लेकर जिस तरह की अभिजातीय भाषाओं ने एक हमारे इर्द गिर्द जो घेरा बनाया, उससे लोक भाषाओं को नुकसान हुआ काफी हद तक। उसकी वजह बहुत अलग अलग हो सकती है। बाजार हो सकता है, शिक्षा में उनको शामिल न करना हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो रहे सहे लोग हैं उनकी भाषा का या उनको त्रिभाषा के फॉर्मूले पर ले जाने का जो कंसेप्ट है वो भाषाविदों को या शिक्षाविदों को समझ में ना आया हो। लेकिन अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 का जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का जो दस्तावेज है उसमें साफ साफ ये लिखा है, भाषा 3.1 जो पॉइंट है उसके अंदर, कि बहुभाषिकता जो है वो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है और भारत के भाषा परिदृश्य का यह विशिष्ट लक्ष्य है उसका संसाधन के रूप में उपयोग कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना और उसके लक्ष्य के रूप में रखना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है।
मतलब कि जब एक दो में बच्चा आता है तो ये माना जाता है कि घर से वो कई तरह की, जिसको परिवार की भाषा बोलते हैं, वो कई तरह से सीख के आता है। यानी घरेलू भाषा, इस दस्तावेज ने उसके लिए प्रथम भाषाएं या घरेलू भाषा इस्तेमाल किया है। तो उसमें वो ये कहता है कि अपनी सहजता, भाषिक क्षमता और परिवार तथा आसपास के लोगों की अंतःक्रिया का अनुभव लेकर जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें अपनी भाषा या कई मामलों में भाषाओं से संवाद करने की क्षमता पूर्णतः विकसित होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे बच्चे वाक्य बनाना घर से ही सीख के ले जाते हैं कई बार, और वे केवल हजार शब्दों के साथ स्कूल नहीं आते, बल्कि भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के नियम जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर भी उनका पूरा निर्णय होता है जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। एक बच्चा न केवल सही सही समझना बोलना जानता है, बल्कि वह अपनी भाषाओं का उचित प्रयोग भी करता है। लेकिन जब हम हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाओं को लेकर के, मान लीजिए आप आदिवासी क्षेत्रों में या देहात के मैदानी देहाती क्षेत्रों में जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पर जो बच्चा आता है जिसको कि 2005 जिसको अस्मिता, बच्चे की अस्मिता बोध का मसला बताता है, तो वो जो बच्चा जाता है तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे वो ट्रांसलेशन की स्थिति में नहीं होता, वो अपनी भाषा सीख के जाता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कहा कि किसी शिक्षक ने बच्चे से पूछा कि आप पानी कहाँ से भरते हैं, तो उसने कहा कि मैं नौल से पानी भरता हूँ। तो टीचर उसको अचानक से डांट सकता है कि ये नौल शब्द गड़बड़ है, आप इसके लिए कुआं बोलिए, या इसके लिए जो चलन में शब्द है, या इसके लिए आप हैंडपंप बोलिए, वहां से भरते हैं। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि जब बच्चे को इस तरह से पहली बार मॉरली, उसकी भाषा को लेकर मॉरली डांटा जाता है, तो वो अपनी भाषा को लेकर ही हेय नहीं हो जाता, बल्कि खुद को लेकर भी मॉरली वो पिछड़ जाता है। तो धीरे धीरे जो उसकी भाषिक क्षमता में वो असर दिखने लगता है। शिक्षाविदों ने इस पर काफी काम करते हुए हमारी जो मातृभाषाएं हैं उनको विशेष तौर पर 2005 में रेखांकित किया, और 2020 का जो नया शिक्षा नीति है वो तो लगभग लोकल भाषाओं को लेकर के काम करने की नीति है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो अपनी भाषाओं में स्कूल आते हैं, अब वो उनके लिए उत्तराखंड सरकार या और सरकारें भी उनके लिए उनकी भाषाओं में सिलेबस डेवलप करने की ओर बढ़ रही है, लोक कथाओं की ओर बढ़ रही है। जी, अभी आप SCERT के उस कमेटी में भी हैं जिसमें पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या कुछ तब्दीली आई है? दो तीन चीजें हैं। एक तो व्यवहारिक तौर पर कितनी तब्दीली आती है, दूसरा सरकारी तौर पर कितनी तब्दीली आती है, ये अलग अलग मसले की बातें हैं। लेकिन जिस तरह की शुरुआत है उसमें हमको थोड़ा आशावान होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में जो गढ़वाल और कुमाऊं है, दोनों इलाकों में एक प्रयोग किया गया था लोकल कक्षा 3 तक की किताबों के लिए। बच्चों ने काफी पसंद किया, उसमें छुबकी, पेजेब ऐसे करके उन किताबों के नाम रखे गए थे जी। तो उसमें काफी छोटे बच्चों की कविताएं और वो सब था। हाल फिलहाल ये हुआ कि NCF के ही बहाने या ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहाने उत्तराखंड की लोक कथाओं का दस्तावेजीकरण कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए होना है। तो उसमें वो बेहतरीन लोक कथाएं हैं जो मतलब शिक्षा बोध के लिए मीनिंगफुल है। जैसे कि उसमें जेंडर को लेकर के कोई आग्रह न हो, जिन कथाओं में बाल श्रम को लेकर के किसी तरह का वो न हो, या वो किसी तरह की धार्मिक भावनाओं को या किसी भी तरह के भेदभाव और एक तरह का जो कदाचार है उससे जो मुक्त लोक कथाएं हैं उनको चयनित किया गया है, करीब 10 कथाओं को। और हमारे उसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री है और तमाम सारे लोग हैं, वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों से उन्हीं की भाषा में संवाद करेंगे। तो इसका फौरी तौर पर जो सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगता है वो ये दिखेगा कि जब बच्चे का जनप्रतिनिधि, छात्रों का जनप्रतिनिधि उनकी भाषा में बात करेगा, तो निश्चित तौर पर जो हमारी जो कि जसिंता की कविता में है कि माँ के मुंह में मातृभाषा का कैद हो जाना रोटी के अभाव में, तो जो हमारे जो गार्जियन है जिन पर हमारी बड़ी एक लिखी पढ़ी पीढ़ी ये आरोप लगाती है कि उन्होंने हमको अपनी मातृभाषा नहीं दी, तो वो उस विसंगति को समझ पाएंगे। तो माँ बाप भी इस बात के लिए बच्चों को कहेंगे कि आप अपनी मतलब जब उनका प्रतिनिधि बोलेगा, जब उनका शिक्षक बोलेगा और इर्द गिर्द के लोग बोलेंगे, तो माँ बाप भी बच्चों से कहेंगे कि हाँ आप बोलिए, इसमें संभावना है, वो भी तब मदद करेंगे। जी।
तो एक बेसिक आपने बताया, अभी आगे आते हैं आपके पास में और जानने के लिए। मंगलम जी, आप थोड़ा सा बताएं कि आपका, मुझे चाहते हैं कि अपने गांव के जहां से आप हैं, अपने उस परिवेश का कुछ बताइए कि कैसे शिक्षा से मातृभाषा जुड़ी है, वहाँ के बच्चों के कुछ अनुभव अगर हों। देखिए, मध्य वर्ग और हिंदी, मैं यहीं से बात शुरू करूंगा। जहाँ ये इसलिए कह रहा हूँ मध्य वर्ग और हिंदी की बात, कि हमारा जो क्षेत्र है, मेरा जो ग्रामीण अंचल है, वो भोजपुर का ग्रामीण अंचल है, जो मूलतः हिंदी क्षेत्र में आता है। उस अंचल में आप देखेंगे कि अधिकांश जो जनसंख्या है वह निम्न मध्य वर्ग की जनसंख्या है, और उनके लिए शिक्षा और शिक्षा का जो भाषिक माध्यम है वह मूलतः हिंदी है। अब जब हिंदी और भोजपुरी के अंतर संबंध को समझेंगे और फिर भाषा में शिक्षा के तत्व को समझेंगे तो ये पूरा परिदृश्य खुल जाएगा कि आखिर हमारे यहाँ जो हमारा ग्रामीण अंचल है वहाँ पे भोजपुरी और हिंदी का सहसंबंध कैसा है। तो जाहिरन बात है कि जो हिंदी है वहाँ उसका एक अभिजन दबदबा है भोजपुरी के बनिस्पत। तो भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि भी है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे भोजपुरी की लिपि कैथी है। अच्छा। दुर्भाग्य यह है कि उसी भोजपुरी क्षेत्र में अब कैथी लिपि के लोग जानकार ही नहीं बचे। लिपि का लुप्त होना, जबकि हम कहते हैं कि भोजपुरी गाने, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने इतना धूम मचा रखी है, उसके बावजूद भी कैथी लिपि खत्म हो रही है। क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी कमोबेश हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरह बिहेव करती है। जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वह हिंदी में ना होकर के अंग्रेजी में स्क्रिप्ट होते हैं, उसके रोमन लिपि में हिंदी के वाक्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, वैसे ही भोजपुरी के वाक्य हिंदी स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। यानी कि वहाँ जो संवाद का माध्यम है वह भोजपुरी न होकर के हिंदी है या अंग्रेजी है। तो ऐसे में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वह स्वाभाविकता नष्ट होती है, भाषा की स्वाभाविकता नष्ट होती है। और जब भाषा की स्वाभाविकता नष्ट होगी तो मनुष्य की स्वाभाविकता भी नष्ट होगी। तो और यह जब स्वाभाविकता नष्ट होगी तो हम समझौता परस्त होंगे, हम समझौते करेंगे, हमारा अपना जो आत्म है वह विगलित होगा। यह मामला सिर्फ भाषा या लिपि या अपनी संस्कृति या अपनी जमीन, अपनी माटी, अपने अस्तित्व को जानने का है ही नहीं। दरअसल जो मनुष्य के विकास की श्रृंखला है उसमें अपने को विस्मृत करने का भी मामला बनता है अगर हम भाषा से दूर होते हैं। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु भी होती है तो वह अपने मुहावरे, अपनी भाषा की शब्दावली का कुछ न कुछ हिस्सा लेकर के जाता है। तब हम ऐसे में सोचे कि जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, मामला यह नहीं है कि हम भोजपुरी अंचल पर बात करेंगे या कुमाऊनी अंचल पे बात करेंगे या गढ़वाली अंचल पे बात करेंगे या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या जितने भी पहाड़ी लैंग्वेजेज हैं उन पर और उनके अंचल पर बात करेंगे। क्या हमारे शिक्षाविद या शिक्षा से जुड़े या रचनाकार भी वह कितने शब्दों को जोड़ रहे हैं और कितने शब्द जो हैं वह हम उसकी तरफ से विस्मृति के शिकार होते जा रहे हैं। दरअसल यह छवियों का युग है और छवियां कुछ अभिव्यक्त नहीं कर रही हैं, वह बेहद काल्पनिक और बनावटी छवि है। ऐसे में भाषा पर बात करना, उनके शब्द भंडार पर बात करना, उनके अर्थ छवियों को तलाशना, ये किसी भी शैक्षिक आयोजन का, शैक्षिक व्यक्तित्व का मूलभूत और आधारभूत कर्तव्य है। तो हम भाषा को, लिपि को, वो चाहे मातृभाषा ही हो, क्योंकि देखिए मातृभाषा एक ऐसी चीज है जिसके साथ कोई बनावट नहीं है, कोई आरोप नहीं है, वह बहुत स्वयंभू तरीके की चीज है जो लगभग हम जन्म से पहले ही अर्जित करने लगते हैं। अनेक पैदा होने के बाद अगर एक एक शब्द हम सुनते हैं, नरेश सक्सेना की एक पंक्ति याद आ रही है जब वे कहते हैं कि शिशु लोरी के बोल नहीं उसकी धुन समझता है। तो शब्दों का जो उसका स्पंदन है, शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको तो हमारा कान जज्ब कर रहा है ना। तो मातृभाषा के साथ सबसे बड़ी सुविधा यह है कि उस पर
किसी भी किस्म का कोई बाहरी दबाव नहीं है। जैसे राष्ट्रभाषा के साथ हो सकता है, संपर्क भाषा के साथ हो सकता है, उसके साथ पूरी एक राजनीति जुड़ी होती है। लेकिन जब आज हम 2022 में बैठ करके 23 में बैठ करके यह बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारी मातृभाषाओं के साथ हमारे जो सत्ता के वर्चस्वशाली समूह हैं उनका संबंध कैसा है, वो कैसे इसे बरत रहे हैं। क्या आज के समय में मातृभाषा या मातृभाषा से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज उस सत्ता के इमर्जिंग पॉलिटिक्स को बचाने के लिए या उसको एक आश्रय देने का भी रोल निभा रहा है? ऐसा क्या है कि एक राजनेता अपने जन सभा को जहां वो संबोधित करता है, उसे उस भाषा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह आते ही जो पहला संबोधन करता है वह उस क्षेत्रीय भाषा का होता है। तो क्या यह अस्वाभाविक नहीं लगता? पता चलता है कि बिल्कुल यह स्वाभाविक, और हम उस पर मुग्ध हो जाते हैं, लहालोट हो जाते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी ने कुमाऊनी में 2 शब्द कहे हैं, भोजपुरी में 2 शब्द कहे हैं, बघेली में कहे हैं, अवधी में कहे हैं। तो दरअसल कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला बड़ा कलाकार हाँ, वैसे अगर आप भारत की जो पहला जो राज्य बना वो भी भाषा के आधार पर ही बना, तो भाषा को अगर आप देखेंगे तो भाषा की एक अच्छी खासी पॉलिटिक्स रही है। क्योंकि बहुत सारी जनता हिंदी भाषी है। जानना चाहूंगी अपने लिसनर्स के लिए कि कौन से किस राज्य की बात हो रही है? शायद मद्रास नहीं, ये है। अच्छा, तो भाषा के आधार पे बना? भाषा के आधार पर पहला। इनफैक्ट 1905 का जो बंग विभाजन था वह भी तो भाषिक आधार पर ही, उसी की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो उसका विभाजन भी जो है वह भी तो भाषाई आधार पर ही हुआ था, बांग्ला और तो उर्दू मिला के। मतलब भारत का जो भाषाई परिदृश्य है, मैंने पहले ही कहा कि ये चुनौती है। अगर आप देखेंगे भाषाई आधार पर बहुत सारे फसाद हुए हैं, झगड़े हुए हैं। हाल ही में उत्तर भारतीयों को लेकर के महाराष्ट्र में बड़ा विरोध हुआ, और इस तरह का बहुत, मतलब भाषा की जो पॉलिटिक्स है वो एक बड़ा व्यापक मसला है ऐसे बहुभाषिक देश में। आपको जितनी दुनिया की और भाषाएं आ सके, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसलिए भाषाओं के प्रति बहुत आग्रही होना भी एक तरह का मुल्लापन, एक तरह का कट्टरता है। लेकिन सवाल यह है कि जो रही सही भाषाएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो लड़ाइयां हैं, वो एक बड़ा मसला है सबके लिए। और इसके साथ साथ उन भाषाओं में जो उनके स्मृति कोश है, उनका मौखिक इतिहास है, उनकी जो स्मृतियां हैं, वो सब दरअसल इस पूरे भाषाई शिक्षण परिदृश्य के लिए एक संसाधन के रूप में प्रयोग करने की बात एनसीएफ 2005 करता है और 20 भी करता है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 भी ये पैरोकारी करती है कि विभिन्न भाषाएं दुनिया को विभिन्न तरह से देखती है। भाषाएं दुनिया को एक ही तरह से नहीं देखती, हर भाषा दुनिया को अपने तरह से देखती है। तो वो बोलता है कि विभिन्न भाषाएं दुनिया को भिन्न तरीके से देखती है। इसके मूल रूप में किसी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति उसके अनुभव को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है, या उस भाषा की संरचना से तय होता है। विशेष रूप से किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना, जैसे परिवार के सदस्यों, प्राधिकारों, प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित होता है। जैसे आप बात कैसे कर रहे हैं, और तथा बातचीत के तौर तरीकों को भी भाषा प्रभावित करती है। लहजा, अनुभव की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, यह भी संस्कृति का एक प्रतिबिंबित दस्तावेज है। यानी अगर मैं आपसे अपनी भाषा में बात करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, बात तो एक ही है, लेकिन ये ये संस्कृति का प्रतिबिंबित दस्तावेज उसको बोलते हैं। और संस्कृतियां हमारी भाषाओं में समाहित है। जो 2020 का वो बोलता है कि हमारा जो विविध संस्कृति है वो हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला को पूरी तरह सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। तो इस तरह से 2020 ने भारतीय भाषाओं को रेखांकित किया। ऐसा भी है कि बच्चे जो है वो ज्यादा आसानी से सीख लेते हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, इसमें जो मेरी समझ जो कहती है क्या है कि जब हम मातृभाषा में शिक्षा की बात करते हैं तो हम कहीं न कहीं सीखने को बहुत सरल बनाते हैं। दरअसल यह स्किल है कि हमें
जो मानक भाषाएं हैं वह आए और अधिक से अधिक आए, यह तो स्किल है। लेकिन सीखना, जो न्यूनतम सीखना है, वह स्किल आधारित नहीं है, वह स्मृति आधारित है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम बचपन से ही हमारे ऊपर एक दबाव डाल दिया जाए कि आपको, जैसे एक समय चलन आया था कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते थे, और अगर हिंदी बोलेंगे तो जुर्माना लगता था। आप देखेंगे कि क्या हुआ उस दरमियान कि शहरों में, कस्बों में थोक के भाव में प्राइवेट स्कूल खुल गए। उसका क्या आर्थिकी है, उसका क्या, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उन स्कूलों ने क्या किया, बच्चों को 5 गोल्डन शब्द सिखलाए। गोल्डन शब्द, सॉरी, थैंक्स वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या हुआ कि उस बच्चे की स्वाभाविकता मरी। अगर स्वाभाविकता मरेगी तो सीखने की क्षमता कमजोर होगी, बाधित होगी। तो ऐसे में मातृभाषा से जुड़ी हुई जो शिक्षा है वह हमारे सीखने के क्रम को, अभ्यास को तेज बनाती है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अपने अनुभव को एक व्यापक नजरिए से आयाम देती है देखने का। बेसिकली स्कूल के साथ परिवेश को जोड़ती है, शिक्षा के साथ आपको खुद को खड़ा करती है। बिल्कुल। तो ये बहुभाषिकता का, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की किताबें देखेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि बहुभाषिकता को शिक्षक बरत पाते होंगे अपने स्कूल में। लेकिन वो क्योंकि बहुभाषिकता को लेके ऐसा कोई पाठ तो स्कूलों में है नहीं। लेकिन मुझे जो, हालांकि अकेला पाठ भले न हो, लेकिन बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे पाठ ऐसे हैं जिनमें लोकल शब्द है। जैसे अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में देखेंगे तो टिप टपुआ एक किताब है, लाख की चूड़ियां एक संस्मरण है, और इसी तरह से क्या कहते हैं वो, मेरे पिता जब बच्चे थे, और एक पर तो बवाल हुआ था, तो आम की टोकरी छोकरी वाले पर, छोकरी वाले शब्द पर। तो ये बिल्कुल जो सिलेबस डेवलपमेंट कमेटी है, उन्होंने ये सब ध्यान में रखते हुए, ताकि लोकल भाषाओं का भी उसमें पुट हो, इस वजह से उन्होंने ये पाठ चयनित किया। क्योंकि पाठ चयन करना बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है, उसमें शिक्षण शास्त्र कैसा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, ये सब। तो उस तरह से वो पाठ वहां आए हैं। लेकिन बरतता मतलब किस तरह से बरत रहे हैं बहुभाषिकता को, वो थोड़ा सा अभी हमने साफ पैटर्न नहीं देखा उसका। जी जी जी। तो जब हम मातृभाषा की बात कर रहे हैं तो ये केवल बच्चों के लिए ही जरूरी है कि हम बेसिक शिक्षा में जो बच्चे आ रहे हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाएं, जैसे कि कक्षा 3 तक शायद है, 5 तक है, या फिर बड़े बच्चों को भी उसकी जरूरत होती है? ये जो एनसीएफ 2020 का दस्तावेज है, ये तो सब हर लेवल पर मातृभाषाओं को एक तरह से स्थापित करता है। जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई आप इंग्लिश से हिंदी में भी कर दी। दरअसल ये पूरा मसला जो है, जिसे मैंने कहा कि अभ्यास, तो ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है। अगर हम अभ्यास में तीक्ष्ण हो जाएंगे तो आगे भी हमारा जो सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, उसके लिए रास्ते खुलेंगे। अगर हम अभ्यास में ही पिछड़ गए, अब सोचिए कि एक चित्रकार है या एक मूर्तिकार है, तो उसका जो बंद अंधेरा कमरा है जहां पे वो अभ्यास करता है, वो अभ्यास की चीजों को बाहर नहीं लाता है। वह तो तब कोई मूर्ति या कोई चित्र साकार हो जाती तो है, तब आती है जब वो पूरा एक रूप ग्रहण कर लेती है और रचनाकार को संतुष्ट करती है कि हाँ, अब इसे मैं दिखा सकता हूँ। तो अभ्यास का मामला बेहद एकांतिक होता है, और हमारा अभ्यास जितना सघन होगा, जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम उतना ही बेहतर होगा। तो यह प्रारंभिक अवस्था के लिए ही नहीं, अगर हम अपनी मातृभाषा में शिक्षण को सहज बना लेंगे तो उसके बाद जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारा जो संपर्क भाषा है, या हमारे जो अन्य भाषाएं हैं, हम उन्हें भी बहुत सहजता से ग्रहण करने लगेंगे। क्योंकि हमें ग्रहण कैसे करना है यह आ गया है। लेकिन हो ये रहा है, अगर मातृभाषा से हम दूर जाते हैं तो मातृभाषा से दूर जाना दरअसल अपने विस्मृति को आमंत्रित करना है। हम भूलना सीख जाते हैं, और अगर हम एक बार भूलना सीख जाएंगे तो शायद ही हम याद रखना नहीं सीख पाएंगे। तो दरअसल मातृभाषा का जो साहचर्य है वह याद के साथ जुड़ता है, आपकी स्मृति के साथ जुड़ता है, जो कि सहज स्मृति है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा नहीं, मातृभाषा की शिक्षा।
नहीं, दो तीन अभी हाल में जो चीजें आपका हैं। भाषा सम्मेलन हुआ था उसमें एक किसी साहित्यकार से तो बात हुई सुनीता मेरी। जी, मुझे लगता है कि ये दो तीन अलग अलग इशूज है। मंगलम जी का बिल्कुल अलग तरह से मध्य वर्ग और इसकी भाषा को लेकर के है। हाँ जी मैं एजुकेशन के लेवल पर अगर बात करूं जी तो मुझे तो अब कभी कभी ये भी भ्रम होता है कि क्या हम उन बच्चों को मातृभाषा सिखा रहे हैं जिनको पहले से ही मातृभाषा आती हो। और मातृभाषा किसको कहेंगे? माँ की भाषा। कि आपकी अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपका बच्चा हिंदी बोलेगा। भाषाई परिदृश्य में हम धीरे धीरे गरीब हुए हैं। अगर आप पिछले कई सालों में देखेंगे, जब आप और हम पैदा हुए तो शायद हम 3 भाषाओं को लेकर के, कम से कम 2 भाषाओं को लेकर के तो पैदा हुई। हिंदी और हम ये भी बात करते थे कि नेपाली भी बोल देते थे कभी कभी मजाक में ना, बिल्कुल क्योंकि हम उस परिदृश्य को क्योंकि अपने वो लोग हमारे हाँ, आसपास आसपास होते थे। हम तो लेकिन अब हम धीरे धीरे इस मसले पर दरिद्र, हमारी जो नई पीढ़ियां आ रही है इस मसले पर वो दरिद्र होती चली जा रही है। और वो जैसे कि यूरोप या और जगह होता है, आदमी अधिकतर जो बड़े शहर होते हैं वहाँ एक भाषी ही होता है, उसको हिंदी समझ में आती है या अंग्रेजी समझ में आती है। जब बच्चे में आप भाषा बरतेंगे, जो कि NCF और NEP बोल रहा है पहले से, वो ये बोलता है कि बच्चों में भाषा बरतने के 2 कारण है। एक तो वो अपनी भाषा को, अपने जन्म स्थान को, अपने परिवेश को हेयता के नजर से नहीं देखेगा, जो कि उसको कहीं से मिलती है। और दूसरा, वो अपनी मातृभूमि से लगाव महसूस करेगा, सांस्कृतिक तौर पर जुड़े होने का एहसास उसे होगा। और तीसरा, वो उसमें छुपे हुए ज्ञान के संसाधन को समझ सकेगा और उसको सीखते हुए फिर अन्य भाषाओं की तरफ बढ़ेगा। तो ये उनका कहना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पॉलिटिकल तौर में भी है और वैसे भी अगर आप देखेंगे सामाजिक तौर में भी, तो भाषाओं के जो समुदाय है, जैसे नील के किनारे जो रबड़ व्यवसायी थे उन्होंने वहाँ की जो भाषा थी ब्राजील की, अर्जेंटीना के रबड़ व्यापारियों ने ब्राजील की भाषा, एक भाषा मिटा दी, वो उसका नाम था। वो कम्युनिटी की हाँ, आखिरी तो वो रबड़ व्यापारी, उसका आखिरी महिला और आखिरी पुरुष था। तो ये जो बताते हैं कि जो सुनामी या इस तरह की जो भी आते थे, तूफान या जो भी संकट, उनकी सबसे ज्यादा पहले जानकारी इनको मिल जाती थी। हाँ, तो इस तरह से ये भाषाएं मतलब मिटाने में हमारे ही मतलब जो मनुष्य है उनकी बड़ी भूमिका रही, एक के खिलाफ दूसरा। यानी जो विकास है या विकास का जो मॉडल है, प्रारूप है, उसने जो दूसरे तरह की, जैसे कई घाटियां बर्बाद कर दी, कई तरह का वो कर दिया। इसके अलावा जो परिधि के लोग हैं, अभ्रक खनन या तमाम सारी चीजों से लेकर के आप देख रहे हैं झारखंड, तमाम जगह जिस तरह के मतलब फैक्ट्रीज है, जिस तरह से आदिवासियों के मूल रहवासियों को लेकर के लड़ाइयां हैं, वो एक अलग मसले हैं। उसको लेकर के अगर हम देखना चाहें तो दक्षिण अफ्रीका का भाषाई परिदृश्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। नुगुगीवाद हंगू का एक लेख है, भाषा का साम्राज्यवाद, उसको मैं कोट करता हूँ, वो बहुत ही मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बोलते हैं कि मातृभाषाओं के दमन के पीछे अभिजात और अभिजात्य की भाषाओं का हाथ रहा है। आज अगर कुछ मातृभाषाएं बची है तो वो केवल उन आम जन परिधि के लोगों की वजह से जिन्होंने अभी तक पूंजीवादी अनिवार्यताओं के सामने घुटने नहीं टेकी है। तो ये जो पूंजीवादी अनिवार्यताएं हैं, पूंजीवादी अनिवार्यता मतलब जैसे कि आपने कहा प्राइवेट स्कूल में बच्चा डालना है, या मतलब किसी तरह का स्टेटस मेंटेन, या शहरों का रोजगार और ये सब, क्योंकि लोकल भाषाएं, फिर वही बात वही आ जाती है कि जब हम अभी जब ये भाषाओं को करने के लिए जब हम लोग खड़े थे, ये NCF ये 2020 वाले को लेकर के जब मॉडल बन रहे हैं, तो उस समय वहाँ जो हमारे हेड साहब थे जो कमेटी के, उन्होंने कहा यार इससे क्या होगा जब तक हमारी भाषा किसी को रोजगार नहीं देगी। तो ये एक बड़ा मसला है कि नीतियां बनना बहुत अच्छी चीज है, बननी चाहिए, लोकल भाषाओं का सम्मान भी बहुत बढ़िया चीज है, जब तक उनके नाम पर। हालांकि ये जो NEP 2020 है, ये सीधे सीधे बोलता है कि ऐसे जो भी लोकल भाषाएं हैं उनके लिए जो है अलग अलग तरह की अकादमी खोली जाएंगी, अलग अलग तरह के संस्थान खोले जाएंगे, और उन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए अलग अलग तरह का प्रयास किया जाएगा। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा आशावान भी रहना चाहिए इन सारी चीजों के बावजूद। जी बिल्कुल, है ना।
तो अच्छी बात है कि बात हो रही है। बात तो खैर 2005 के एनसीएफ से ही शुरू हो हाँ, गई थी, फिर हाँ, एनईपी ने उस बात को आगे बढ़ाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भविष्य है बच्चों का, शिक्षा का, वो अपनी मातृभाषा से, अपनी पुरानी ज्ञान परंपराओं से जुड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। तो बहुत शुक्रिया मंगलम जी, अनिल जी, इस बातचीत के लिए मातृभाषा दिवस के मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका। आपको। जी, तो दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया बहुत इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।